वेल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल नंबर 1.7। अब हम आर्टिकल नंबर 1.7 पढ़ेंगे और ये आर्टिकल है फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। तो इससे पहले हमने अभी तक पढ़ा था कि यदि हमारे पास मात्र दो चार्जेस होते हैं, इफ़ वी हैव ओनली टू चार्जेस, यदि एक चार्ज हमारे पास है, इफ़ दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2, और इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा तो वो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिख देते हैं कि एक रिपल्सिव फोर्स कंसिडर कर लेते हैं कि फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो इसको हम पढ़ते थे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो आ जाएगा ये डिस्टेंस R21, 1 से लेके 2 तक जो डिस्टेंस लिया जाएगा। और इस फोर्स को हम फंडामेंटली कैसे लिखते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और ये उस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। सवाल ये है कि यदि मान लो यहाँ तो दो चार्जेस हैं, दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, यदि इसके सिवा ज़्यादा चार्जेस यदि आप इकट्ठा ले लेते हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की यदि आप बात करते हैं, तो किसी एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू n चार्जेस कितना टोटल फोर्स लगेगा, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास चार्ज कोई Q1, इसके किनारे ये चार्ज हो गया कोई Q2 और ये चार्ज हो गया Q3। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, शुरू में ना तीन ही चार्जेस कंसिडर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ आप खुद बैठ जाइए, ये आपकी पोजीशन होगी बैठने की, राइट। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब आप देखिए कि यहाँ से इसको मार्क करते हैं हम Q1 और इसको मार्क करते हैं Q2 चार्ज, और ये हुआ चार्ज नंबर Q3। अब पोजीशन वेक्टर को हम कैसे मार्क करेंगे, देखिए आपसे आपका जो चार्ज Q1 कितना दूर है उसको हम कुछ ऐसे मार्क कर देते हैं। ये देखिए ये हुआ R1 वेक्टर। ऑब्जर्वर से आप यहाँ हैं, आपसे चार्ज Q1 की दूरी कितनी है उसको हम लिख देंगे R1 वेक्टर। ऐसे ही आपसे Q2 चार्ज की कितनी दूरी है तो इसको हम पोजीशन वेक्टर से लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके पास R2 वेक्टर। और आपसे तीसरे चार्ज की दूरी कितनी है उसको हम लिख देंगे R3 वेक्टर, ऐसे। और फिर अब Q1 के ऊपर Q2 चार्ज कितना फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा Q1 के ऊपर जो चार्ज Q2 फोर्स लगाएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2 F12 वेक्टर, और ये जो डिस्टेंस रहेगा दूसरे से पहले की ओर लिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो इसका नोटेशन इम्पॉर्टेंट है, पहले चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये जो डिस्टेंस लिया जाएगा कॉज टू इफेक्ट लिया जाएगा, दूसरे चार्ज से पहले चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा, और उसको हम एरो कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे, दूसरे चार्ज से पहले चार्ज तक का डिस्टेंस। और जो फोर्स लगेगा वो हमने पहले पढ़ रखा है कि ये दिस एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो फोर्स है जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसी की डायरेक्शन में लगेगा। यदि रिपल्सिव होगा तो परे की ओर लगेगा, और यदि अट्रैक्टिव होगा तो चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो उनके बीच में लगेगा, बट लगेगा लाइन के अलोंग। अब यहाँ से हम एक और चीज़ सीखते हैं। अब तीसरा चार्ज जो है वो Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स है इसी लाइन के अलोंग लगेगा इस तरीके से। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज। बाकी इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, अब एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर और एक फोर्स लग रहा है इस ओर, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम डिटरमिन कर सकते हैं, और उसको हम ऐसे मार्क करते हैं कि वो कुछ रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इसको हम F1 वेक्टर मार्क कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम। इसमें एक पार्ट ये रह गया कि ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा 1-3 वेक्टर, राइट। तो हमने जो फंडामेंटल जो फार्मूला लिखा वो ये रहा, जिसका हमने इससे पहले इस्तेमाल किया हुआ है
अब हम ये सबसे पहले इस की कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं फोर्स ऑन बी कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। फॉर सिंप्लिसिटी हम 3 चार्ज कंसिडर कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं फोर्स ऑन, ये देखिए वेरी सिंपल, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो उसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 और ये आ जाएगा 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू, और ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दें। सिमिलरली ऐसे ही हम करते हैं कुछ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q3 और 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और 1 3 के अलोंग जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इसके अलोंग इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, द फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई एक चार्ज आप कंसिडर कर लीजिए ड्यू टू अदर चार्जेस, दूसरे चार्ज जो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इज द वेक्टर सम ऑफ, is the vector sum of all the forces on that charge, सभी फोर्सेस का जोड़ कर देंगे, टेकन वन एट ए टाइम, एक टाइम में आपने एक ही लेना है, टेकन वन एट ए टाइम। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रहेगी, the individual forces are unaffected by the presence of other charge, इसका बड़ा ध्यान रखना है, individual forces are unaffected by presence of अदर चार्जेस। दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस का दो चार्जेस के बीच में जो लग रहा फोर्स है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो इसको हम कुछ आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने टोटल फोर्स निकालना है। अब हमने निकालना है कि ये जो फोर्स F1 है ये कितना लगेगा, इसको देखना है हमने। ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सहारा हम लेंगे, जिसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स से हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। ये देखिए, हम लिखते हैं कि ये जो फोर्स है F1, ये नेट फोर्स है जो चार्ज Q1 पर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, ये F12 पहले चार्ज के ऊपर जो दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है और पहले चार्ज के ऊपर जो तीसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। ये वेक्टर सम ऑफ दीज द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस है और ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है। तो यहाँ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा F1 वेक्टर टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q1। तो आप लिख दीजिए F12 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1/4πε0
एंड Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन हो जाएगी 12 कैप, प्लस दूसरा फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और R13 ये डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं आगे कि इसी तरीके से यदि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हों, अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, यदि आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएं तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यही हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4 जो है, इसमें कुछ एडिशन हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 4 इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। जो पहला चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, पहले चार्ज के ऊपर तीसरा चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, पहले चार्ज के ऊपर चौथा चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, और इसी तरीके से पहले चार्ज के ऊपर nth चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, उस सब का हम जोड़ कर देंगे। तो यदि हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि जो F1 वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा 1/4πε0 पहले चार्ज और दूसरे चार्ज का जो प्रोडक्ट है, डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, और R12 कैप हो जाएगा। दूसरे केस में हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 हो जाएगा, और R13 का स्क्वायर हो जाएगा, और R13 कैप हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा 1/4πε0 पहला चार्ज और चौथा चार्ज, और पहले और चौथे के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और पहले और चौथे चार्ज के बीच में का जो ये डायरेक्शनल वेक्टर रहेगा। और इसी तरीके से हम आगे लिखें, ये आपके पास हो जाएगा प्लस 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1 और एक nth चार्ज, पहले और nth चार्ज के बीच का स्क्वायर, और पहले और nth चार्ज के बीच की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। F1 वेक्टर, इसमें जो 1/4πε0 है, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी वाले पार्ट को हम अरेंज करते हैं। तो अंदर आपके पास बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और R12 कैप, फिर आएगा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, और R13 कैप। इसी तरीके से यहाँ आएगा Q1 Q4 और R14 का स्क्वायर, R1 और 4 के बीच की डायरेक्शन, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा Q1 QN और R1N का स्क्वायर, और R1 और N के बीच की डायरेक्शन क्या रहेगी। ओके, अब आप ये देखिए कुछ पार्ट इसमें ना और रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सम्मेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसको आप लिख सकते हैं F1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, और आप ये देखिए जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको आप बाहर निकाल, नहीं रिपीट हो रहा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। दिस इज Q1 कैन बी टेकन आउटसाइड, और आगे आप सम्मेशन का इस्तेमाल करें इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए। तो इसमें आपके पास रहेगा, अब फर्स्ट केस में रहेगा यहाँ Q2 से शुरू हो रहा है, Q3 और Qn तक जा रहा है। तो हम यहाँ एक मैसेज दे देते हैं कि भैया हम i इज इक्वल टू 2 से शुरू कर रहे हैं और ये n तक चला जाएगा। ओके, और जो अब पार्ट जो चेंज हो रहा है, चार्जेस जो है उसका नंबरिंग चेंज हो रही है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं Qi अपॉन R1 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 को आप ऐसे लिख दीजिए, बार बार नहीं आ रहा है, बार बार आ रहा है, और i चेंज हो रहा है कि i, और ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, और R1i कैप हो जाएगा। सो दिस इज द डिस्क्रीट फॉर्म को जब आप डिस्क्रीट सम आप करेंगे क्वांटिटीज़ का, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सो हम इसको लिख देंगे कि द वेक्टर सम इज ऑब्टेन बाय, ये जो वेक्टर सम आपने किया है, दिस इज ऑब्टेन बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस वेक्टर सम
is obtained by parallelogram law of वेक्टर एडिशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी हमने जो डायग्राम है वो दो चार्जेस के लिए लिया है, ये चार्ज रहा Q2, ये चार्ज रहा Q2 और ये रहा Q3। इसी तरीके से यहाँ Q4 हो सकता है, Q5 हो सकता है, Q6 हो सकता है, Qn हो सकता है। तो नंबर ऑफ चार्जेस इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे चार्ज Q1 के ऊपर, तो उसको हम इस फार्मूला से हम डिटर्मिन कर सकते हैं। सो दिस इज all about the article number 1.7 of NCERT. I hope that you have understood it well. Thank you.